नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सीएम ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इस दौरान मंत्री विश्वास आनंद, कृष्णा गौर, महापौर मल्टी राय समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन, फौजी जैसे देश के लिए काम करते हैं वैसे ही स्वच्छता कर्मी भी स्वच्छता के लिए काम करते हैं। 19 सितंबर को राष्ट्रपति ने उज्जैन से स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया। गांधी ने आजादी से लेकर के स्वच्छता के लिए काम किया। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। हम सबका सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में और हम सबके मन में महात्मा गांधी के प्रति जो उनका अपना योगदान असीम, और ख़ास करके दुनिया भारत को महात्मा गांधी जी के कारण से एक अलग रूप में पहचानती है। एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी जिनके जीवन में सदैव भारत के प्रति प्रेम भी और भारत की संस्कृति को दुनिया में परिचित कराने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपनी अहिंसा मार्ग के माध्यम से एक ऐसी शक्ति को पराजित करा जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसके सूर्य अस्त नहीं होगा, जिनका एरिया इतना बड़ा था। लेकिन ऐसे समय में हम सब उनके बताए एक एक काम को एक साथ कोई कितने मोर्चे पे काम कर सकता है, महात्मा गांधी से सीखने वाली बात है। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के संघर्ष में भी योगदान दिया, जातिगत असमानता के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, स्वच्छता के प्रति भी ध्यान दिया, समयबद्धता के भी प्रति ध्यान दिया, स्वदेशी का भी आग्रह किया। ये सारे एक एक आयाम है जिन आयामों के माध्यम से भारत के अंदर की कई सारी कमजोरियों को दूर करके भारत को सशक्त करना, भारतवासियों का जीवन बदलना और भारत को इस तरह से तैयार करना जो दुनिया में अपनी एक अलग छाप बनाकर सबसे मजबूत खड़ा हो। इसी बात को सूत्र रूप में लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 15 दिन का पखवाड़ा मनवाने का आग्रह किया और हमने सब ने वो 17 सितंबर उनके जन्मदिन से लगाकर 2 अक्टूबर तक का पखवाड़ा मनाया है। और आज भी उन्होंने जो बात कही है वो हमारे लिए प्रेरणापुंज है। सबका साथ सबका विकास जो उनका अपना मूल मंत्र है, उसी में सारी बातें आती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि महात्मा गांधी जी का दिखाया दर्शन हम सबके लिए सदैव पाथे रहेगा। जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के एक एक काम को हम अपने जीवन में कोई भी इच्छा हो उसको अगर धारण कर ले तो अपना जीवन बदल जाए, इसकी गारंटी है। मैं आज के इस अवसर पर पुण्य बापू को भी स्मरण करता हूँ और बापू के बताए मार्ग पे हम सब चलने का प्रयास करें। मैं अपने प्रदेश के अंदर हमारी सभी जनता से, हमारे सभी नेताओं से सबसे आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार का समय चल रहा है ऐसे में महात्मा गांधी का दर्शन आज बहुत वो ज़्यादा उपयोगी है। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने अभी अपन देखें रूस और यूक्रेन युद्ध में जाकर भी उनने शांति की बात कही। परसों इजराइल के प्रधानमंत्री से भी अगर माननीय प्रधानमंत्री ने बात की तो उन्होंने शांति की बात की। यही दर्शन हमारे लिए भारत का स्थान भी बढ़ाता है और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से भारत को गौरवान्वित करने का मौका भी देता है। मैं आज के इस अवसर पर इस पखवाड़े के समापन के साथ ही विकास के नए संकल्प के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ेगी और खासकर हम सब मिलकर के महात्मा गांधी के नाम से ही हम खादी को भी जानने लग गए। खादी के वस्त्र पहनना, खादी को प्रोत्साहन देना, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना, सादगी पसंद करना, उनकी अपनी एक एक बात सदैव जीवन में सबके लिए पाथे का काम करेगी। हैदराबाद स्थित हादी ढक्कन लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के रहबर व हजरत सैयद मोहिउद्दीन पत्थर वाले बाबा साहब के सजदादा हजरत डॉक्टर सैयद अब्दुल मुहिमिन कादरी पाशा साहब शहर में तशरीफ लाए। इस मौके पर रात्रि 10 बजे काजी मोहल्ला गड़ा में खानकाए कादरिया हुसैनिया के तत्वाधान में एक अजीमुशान जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें हजरत अपना खिताब बयान किया। कीदतमंदों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। वो किसी हाल में सरशार नहीं हो सकता, आल अहमद से जिसे प्यार नहीं हो सकता। और मैंने माना कोई अबरार तो हो सकता है, मैंने माना कोई अबरार तो हो
सैयद अब रार नहीं हो सकता। हाँ मगर सैयद अब रार नहीं हो सकता। और एक अर्जी है हुजूर आप अगर कर ले कबूल, एक अर्जी है एक अर्जी है हुजूर आप अगर कर ले कबूल, क्या मुझे आपका दीदार नहीं हो सकता। क्या मुझे आपका दीदार नहीं हो सकता। और हुस्न सर, लेकिन ये हकीर फकीर आका के ग़ुलामों का ग़ुलाम कुछ हट के कहना चाहता है। मतलब में समात फरमाए कि पेश होंगे मुस्तफ़ा के सामने, पेश होंगे हश्र में जब मुस्तफ़ा के सामने, हश्र में जब मुस्तफ़ा के सामने पेश होंगे हश्र में, लाज रख लेना खुदा खैरुल वरा के वाह सामने। वाह वाह वाह, आमीन आमीन, लाज रख लेना जिंदाबाद जिंदाबाद, खैरुल वरा के फिर पढ़ दे भाई, सामने। वाह वाह वाह। पेश होंगे हश्र में जब मुस्तफ़ा के सामने, पेश होंगे हश्र में जब मुस्तफ़ा के सामने, लाज रख लेना खुदा खैरुल वरा के सामने। और वाह वाह वाह, ना शरीफ में भी मेरी निजात का शेर समाज फरमाए कि वक्त का हाकिम हो या फिर वक्त का सुल्तान हो, वाह, वक्त का हाकिम हो, हाकिम हो या फिर वक्त का सुल्तान हो, वक्त का हाकिम हो या फिर वक्त का सुल्तान हो, कौन है जो टिक सकेगा मुस्तफ़ा के वाह सामने? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है जो टिक सकेगा मुस्तफ़ा के कौन सामने? है जो वक्त का हाकिम हो या हो वक्त का सुल्तान हो, कौन है जो टिक सकेगा मुस्तफ़ा के वाह सामने? वाह, वक्त का हाकिम हो या फिर जिंदाबाद। वक्त का सुल्तान हो, कौन है जो टिक सकेगा मुस्तफ़ा के सामने? कौन है जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की विलादत यानी आपके पैदा होने की खुशी में मनाई जाती है। हम अहले सुन्नत वल जमात के अलावा बहुत सारे फ़िरक़ों के लोग भी हैं जिनका कहना होता है कि मिलाद मनाना शिर्क है। ये तो शायद सुना ही होगा आप लोगों ने, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिलाद मनाने से शिर्क नहीं होता, बल्कि मिलाद मनाने से इंसान शिर्क से महफूज रहता है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में पैदा फरमाया। पैदा होना इस बात की दलील है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं, यानी खुदा नहीं है। क्योंकि अगर खुदा है तो फिर वो पैदा नहीं हो सकता। खुदा के लिए पैदा होना नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। खुदा है तो पैदा नहीं हो सकते, और अगर पैदा हुए तो खुदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बड़ी खुशी और मसर्रत
की बात है कि खानकाह कादरिया हुसैनिया गढ़ा अली चौक मुजावर मोहल्ला में जश्न ईद मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुजूर सैयदी सरकार आकाई मौलाई आले नबी औलाद अली शहज़ादा गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मोहमिन क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया क़ुदसिया और हज़रत तशरीफ़ लाने के बाद हज़रत ने इस जलसे में कॉन्फ्रेंस में ख़िताब फरमाया और दीगर शोराए किराम ने इसमें कलाम पेश किए और ख़ुसूसी मेहमान इसमें रहे बाबा महराज अहमद जमाली साहब, बाबा खादिम अहमद जमाली साहब, दरबार बुनियादी सज्जादा नशीन और तमाम तर उलमा हुफ़ाज़ इकराम ने इसमें शिरकत की। और खानकाह कादरिया हुसैनिया के इस प्रोग्राम से इस पैगाम को तामुआम किया गया कि रसूल कायनात की ज़िंदगी और अहले बैत अतहार की ज़िंदगी को अपना रोल मॉडल बनाएं और अपने घरों में जो परेशानियां हैं या दीगर मामलात हैं उन मामलात को ख़त्म करने की कोशिश करें। जो कोशिश हमने की है अल्लाह पाक इस कोशिश को कामयाब फरमाए और आले नबी औलाद अली शहज़ादे गौसे आज़म के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ व मालामाल फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगियों में रसूल कायनात और अहले बैत अतहार के अक़वाल उतारने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। इसमें तमाम तर उलमा और हुफ़ाज़ इकराम और शोरा इकराम ने भी यही मशवरा पेश किया और साथ ही साथ बहुत सारे हज़रात जो सामीन की हैसियत से तशरीफ़ फरमा थे बग़ौर उन्होंने समाअत किया और इंशाअल्लाह ताला कोशिश भी है और उनसे गुजारिश भी की गई कि आने वाली ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। मुल्क के लिए दुआएं भी। और ये बात ख़ास है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिससे हम कभी जो है गद्दारी नहीं करते, हमेशा वफ़ादारी की नींव हमने रखी है और अपनी नस्ल को ये वफ़ादारी का पैगाम दिया है। कहने वाले ने कहा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस मुल्क की तरफ देखा करते थे और इमाम हुसैन ने भी इस मुल्क में आने की ख्वाहिश को ज़ाहिर किया है। तो ये मुल्क वो मुल्क है कि जिसमें हज़रत आदम भी तशरीफ़ लाए हैं और दीगर पैगंबर से लेकर के औलिया अल्लाह तक अहले बैत अतहार में से ख़ानदान में से बहुत सारे अफराद यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो ये मुल्क हिंदुस्तान है जिसके हवाले से सूफिया और उलमा किराम ने हमेशा कहा है, वही पैगाम हम भी दे रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, इसमें मिल कर के हमें साथ लेकर के लोगों को चलना है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जलसे में भी जो लोगों ने शिरकत की है वो सिर्फ़ मुस्लिम समुदाय के नहीं थे, बहुत सारे समुदाय के लोग हमारे साथ शरीक रहे, बल्कि कंधा से कंधा मिला कर के बहुत सारे हजरात ने इसमें काम किया और हिंदुस्तान के हवाले से अमन की दुआ भी की गई और तमाम तर परेशानियों से बचने की भी दुआ की गई। मौला ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन अता फ़रमाए, सुकून अता फ़रमाए और तमाम तर बुरी नज़रों से, दुश्मनों से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। मेरा नाम हाफिज़ फ़ज़ल हुसैन क़ादरी, पंजतनी, जबलपुरी। NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में वर्षों पूर्ण ईमानदारी निष्ठा से सेवाएं दे रहे प्रदेश के 12,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा शासन की दोहरी नीति शोषण प्रथा की नीति के खिलाफ दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को दोपहर 11 बजे हजारों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी एकत्रित होंगे। स्थान श्यामला हिल्स, कमला पार्क के सामने शीतल दास की बगिया घाट पर शासन प्रशासन के खिलाफ जल्द सत्याग्रह करेंगे। प्रमुख मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन विगत कई वर्षों तक संविदा सपोर्ट स्टाफ कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। प्रदेश के हजारों सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को शासन प्रशासन की दोहरी नीति के अनुसार आउटसोर्स में शामिल किए गए उन सभी कर्मचारियों को विभाग में समक्ष रिक्त पदों पर नियमित किया जाए। विगत कई वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे सपोर्ट स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वार्ड आया, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड, टेक्नीशियंस, अन्य सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा नीति बनाई जाए एवं उन्हें न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन दिया जाए। अधिकारियों एवं आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। विभाग में विगत कई वर्षों से चतुर्थ श्रेणी के हजारों पद रिक्त हैं, जैसे वार्ड बॉय, चौकीदार, वायरमैन, माली, कुली, आया, दाई, भत्ते एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर। निम्न श्रेणी लिपिक के हजारों पद रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। हम लोग 2019 से लगातार मांग करते आ रहे हैं। हम लोग NHM के संविदा कर्मचारी थे, हमको 2019 से आउटसोर्स कर्मचारी कर दिया गया है। ये तो मतलब शासन की बहुत ख़राब नीति है। जब व्यक्ति नौकरी करता है तो उसका प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता है। आज हम लोग शिवराज सरकार से
मांग करते हुए आए हैं। अब मोहन जी की सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को आउटसोर्स कर्मचारी कर दिया गया है और ठेकेदार हम लोगों का शोषण कर रहा है। जो अर्धकुशलदार है वो भी आधी दी जाती है 5,000। आज हम लोगों को 4 महीने हो गया है, सैलरी नहीं दी गई है। सावन का महीना भी ऐसे ही चला गया और दीपावली खड़ी हुई है। तो हम लोगों ने आज जल सत्याग्रह करने का आंदोलन किया था। जिस शासन की नीति के विरोध प्रदर्शन करने का विचार किया था, तब भी हम लोगों को दबा दिया गया है शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा। हम लोगों का जल सत्याग्रह निरस्त कर दिया गया है। तो आज हम लोग इसी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए नीलम पार्क में इकट्ठे हुए हैं। आउटसोर्स जिनके अंडर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को वेतन को लेकर कुलपति कार्यालय का घेराव किया गया। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन महासचिव धीरेन्द्र सिंह जाट ने कहा कि जब से कुलपति आए हैं तब से कर्मचारियों के विरुद्ध खड़े हैं। इसे लेकर रजिस्ट्रार आई.के. मंसूरी का कहना है कि कुछ विसंगतियों के कारण कर्मचारियों के वेतन में देरी हुई है। 4 शाम तक इन्हें प्राप्त हो जाएगा। बता दें कि कर्मचारियों को पिछले माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है। दूसरी ओर इसी माह के दरमियान यहां प्रतिवर्ष मनाए जाने वाली शहीद भगत सिंह जयंती पर भी कुलपति ने रोक लगा दी थी। वहीं कुलपति की नई घोषणा के अनुसार विश्वविद्यालय के हॉस्टल में परंपरागत दुर्गा जो फीस नहीं भरेगा वह प्रवेश नहीं करेगा। माता रानी के दरबार में ऐसे फरमान जारी कर दिए जिनका विरोध धार्मिक संगठनों ने भी किया है। कुलपति ने इनकार कर दिया है। ऐसी अनेक मनमानी और विसंगतियों को लेकर कर्मचारियों ने कुलपति को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। साथ ही कुलपति पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होने का आरोप लगाया है। विश्वविद्यालय के जो कुल अधिपति हैं एस.के. जैन सर, कुलगुरु जो हैं, वे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय चलाने नहीं आए हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको मौत के घाट उतारने आए हैं। ये पहली लाइन है मेरी। वो नहीं चाहते कि यहाँ का कर्मचारी जिंदा रहे, उनको मार कर उनको खुशी मिलेगी। कारण क्या है? कारण ये है कि दीक्षांत समारोह के पहले 6 तारीख को ईसी की मीटिंग होनी थी और कुल सचिव जी ने हमको आश्वासित किया था, जो हमारी 2-5 मांगे थी, कि दीक्षांत समारोह हो जाने दो, 13 तारीख को फिर इसी की मीटिंग होगी और जो आपकी मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन बाद एक लेटर इशू किया। इशू करने के बाद कल शाम को 6 बजे के बाद फिर एक लेटर इशू कर दिया कि इन लोगों की 2 दिन की सैलरी 6/9/24 की और 9/9/24 की 2 दिन का जो इन्होंने कार्य किया है उसकी उनको जानकारी दी जाए। अब आप ये बता दीजिए कि जब हम लोगों की सैलरी जो है बन चुकी है, ऑडिट के लिए जा चुकी है अकाउंट शाखा में, उसके बाद ये कल इन्होंने लेटर किस तरीके से जारी किया? ये तानाशाही नहीं कर रहे हैं, ये तानाशाही के बाप है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कि इसके पहले किसी भी कुलपति ने नहीं की है। इतना ज्यादा परेशान करके रखा है, इनको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर 3 क्लास, 2 क्लास, 1 क्लास, सबसे ज्यादा जो तबका है 4 क्लास का है, जिनकी सैलरी अगर नहीं जाती है तो उनके बच्चों के लिए आधी सैलरी 15-20 तारीख के बाद से उनके घर में चलाने के लिए वो लोग इससे उससे पैसा लेके अपना घर चलाते हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है कि वो सैलरी क्यों नहीं कर रहे। जिस तरीके से वो मनमानी तरीके से लेटर इशू करते हैं और बोल देते हैं कि इसका जवाब देख के भेज दो। अभी फाइल भेजी गई कि आज सैलरी कर दीजिए, अगले महीने में इसका जवाब देंगे। हमारे संघ ने भी, अध्यक्ष साहब ने, महासचिव जी ने भी बोला कि हम आगे इसका जवाब देंगे, अभी आप सैलरी कर दीजिए। तो उन्होंने टिप्पणी लिखकर और यहाँ से गोल हो गए। उनका ये कार्य जिस तरीके से चल रहा है मनमानी वाला, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए बिल्कुल निंदनीय है। मैडम किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? इशारे पे क्या कर रहे हैं सर? वो खुद ही तानाशाह है। आए दिन कुछ न कुछ अनियमितता सामने आती जा रही है। अब ये सैलरी का सवाल उठ रहा है। कर्मचारियों की सैलरी के लिए हमारा स्टाफ पूरा बैठा हुआ है। कुलपति जी के स्वीकृति के उपरांत जो है इनकी सैलरी जारी की जाएगी। ठीक है ना? अब वो हम तो आज तो बैठे ही हैं, उसी के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, यदि हम वैसी मीटिंग से आते हैं उनसे बात करके हम देखते हैं। नहीं, ये बीच में जो बहिष्कार किया था 2 दिन का, उसको लेके कुछ स्थिति बन रही है कि उसका 2 दिन का क्या किया जाए, इसलिए सैलरी अभी तक पूरी बन नहीं पाई। हम बैठे हुए को लेके भी तो सवाल नहीं, दीक्षांत समारोह हो चुके हैं, जिससे दीक्षांत समारोह बहुत अच्छा हुआ। सबके सहयोग से दीक्षांत समारोह हो चुका है। बाकी अभी और कोई सवाल नहीं। अब बैठ के ही होगी, समस्या का समाधान तो बैठ के ही होगा। अनुकंपा के लिए कमेटी बनाने के लिए प्रस्ताव गया हुआ है, कमेटी बनकर उनका भी निराकरण होगा।
अब टाइम लगेगा, परीक्षण करके समिति जैसी करेगी उनका होगा। नहीं, टाइम लग रहा है उसमें, कमेटी बन के कमेटी उसका परीक्षण कर रही होगा उसका। ठीक है भेजिए। क्या वो अटेंडेंस भाई के तो क्या गलत की उनने? क्या अधिकारी और पूरे शिक्षक सभी एचओडी पूरे उसे अपने अधिकारी पर भरोसा नहीं है? तो मैं ये कहता हूँ, जब दुर्गा उत्सव मनाने के लिए मना कर रहा है तो मैं कहता हूँ एबीपी, आरएसएस सभी लोग मिलकर इस आदमी का विरोध किया जाए और कड़े जब इसे हटाया जाए। और मैं संघ से यह बात करूंगा, माननीय सुरेश जी, सोनी जी से भी कहूंगा कि इसे तुरंत तत्काल हटाया जाए। ये इस लायक नहीं है, कुलपति के लायक। थैंक यू। मैं आपको बता दूं सर, मीडिया के माध्यम से, कि अभी अभी कुछ दिन पहले छात्रों द्वारा भगत सिंह जी की जयंती नहीं मनाई गई। वो बहुत शर्मनाक है। क्या है कि हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र तैयार करें, हिंदू राष्ट्र तैयार करें। आप बताइए हिंदू राष्ट्र कैसे तैयार होगा और किस तरीके से होगा इस चीज के लिए? यहाँ पे कुलगुरु हमारे जो बैठे हुए हैं, यहाँ दुर्गा पूजा करने के लिए मना कर दिया, छात्रों को मना कर रहे हैं किसी चीज के लिए। सभी चीजें यहाँ पे कुलगुरु की यहाँ पे तानाशाही बिल्कुल दिल से चल रही है। यहाँ पे हमारी महिलाएं जो आती हैं, महिलाओं से बात करने के लिए डांट देते हैं कि आप बाद में बात करिए, आप जाइए। उनसे जब मैंने बात करी यहाँ पे, जब उनके द्वारा यहाँ पे मैंने कार उनकी रोक के बात करी उनसे कि सर 1 मिनट बात कर लीजिए मुझसे। बोला मैं बात नहीं करना चाहता आपसे, मैं बात नहीं करना चाहता, मैंने जो लिख दिया। मैं यहाँ का मुखिया हूँ, जो करते होने तुमको कर लो, इस तरीके से बोल के गए। मुख्यमंत्री का संरक्षण है क्या इनको? मेरे को लगता है किसका संरक्षण है मेरे को मालूम नहीं इस चीज के लिए, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ही पूरे इंडिया का मोदी से भी भड़के हूँ मैं। आप क्या चाहते हैं सतीश के प्रति कि आपको इनको यहाँ से भेजना है या रखना है उन्हें? ये देखिए, हम तो नहीं रखना चाहते सर। आज तक ऐसे कुलपति कोई भी नहीं आया। आज तक कुलपति के रूप में इस तरीके से कुलपति कोई नहीं आया। सारे कुलपति जो भी आए कर्मचारी संघ के लिए, कर्मचारी के लिए तत्पर खड़े रहे। आप देखिए, ये लेटर मैंने ऑलरेडी आज की डेट में इनको दिया है। उसमें साक्षात लिखा हुआ है कि हमने 9 तारीख को क्या 7 तारीख को हमने क्या किया, 6 तारीख को और 9 तारीख को पूरा हमने लिख के भेजा है। उसके बाद भी ये देखिए, समय समय पे हमें कुलपति जी अधिसूचना जारी करते हैं कि शनिवार इतवार को आप आना है। आप लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? हाँ, कार्रवाई की है सर। हमने समय समय पे पत्र दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं, राज्यपाल जी को भी दिए हैं और शिक्षा मंत्री जी को भी दिए हैं। ये पत्र हम जारी कर रहे हैं। ये हम लोग प्रस्ताव, जितने भी हमारे कर्मचारी है, देखिए यहाँ पे जितने भी हैं बहुत परेशान हैं। हम नहीं चाहते थे कि अभी भी उन्होंने शासन दिया था कि हमारा दीक्षांत समारोह मन जाने दीजिए। हमने दीक्षांत समारोह उनका पूरा का पूरा सहयोग किया, उसलिए बना, कर्मचारियों का भी वो था। उसके बाद भी उन लोगों ने धोखा दिया हम लोगों को। धोखा देने के बाद क्या हुआ, 13 तारीख को ईसी करनी थी, आपके बीच में बोला गया था, आपको मीडिया के द्वारा बताया गया था कि 13 तारीख को उनका निराकरण कर दिया जाएगा। इनने भी बोला था कि धीरेन्द्र जी ऐसा हो सकता कर देंगे वो, लेकिन उनके द्वारा भी झूठा साबित हुआ ये भी ना, कुछ भी। वेतन रोका गया? सारे कर्मचारी, टीचर वीचर सबके, सभी के कर्मचारियों को विशेष तौर से बोल दिया, कर्मचारी सबका रोक दिया है। अधिकारी बोलना निकाल दो। मैं धीरेन्द्र सिंह जाट, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ महासचिव। क्या मामला आपका? मैं अध्यक्ष हरदेव सिंह, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ बोल रहा हूँ। कुलपति एक बार फिर हिटलरगिरी पे आ गए हमारे, हाथ जोड़ के हमसे कार्य का बहिष्कार स्थगित कराया। दीक्षांत समारोह अपना प्रोग्राम समझ के हमने स्थगित किया गया था। 2 दिन की सैलरी हमारी ब्रेक करना चाहते हैं, जबकि सभी की अटेंडेंस है, सभी ने हस्ताक्षर कर कार्य बहिष्कार किया गया था। हिटलरगिरी तो टोटल चलाना चाहते हैं। हमने निवेदन किया, भाग चुके हैं वो यहाँ से, बोले मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। भाई सभी के दुर्गा जी तक बिठाने का मना कर दिया कुलपति ने। हॉस्टलों में कोई पूजा नहीं होगी। क्या आरएसएस का आदमी है ये? हम भी आरएसएस के हैं। हम नागपुर तक जाएंगे, मोहन भागवत जी से बात करेंगे, प्रमुख जी से। बिल्कुल धर्म पे हमला कर रहा है ये व्यक्ति। भगत सिंह जयंती भी नहीं मनाई, भगत सिंह जयंती तक नहीं मनाने दी इसने।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता दीपक केवट 25 की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डायलिसिस के दौरान टेक्नीशियंस ने लापरवाही बरती, जिस वजह से मौत हुई है। वहीं दीपक की मौत की जानकारी लगते हुए मंगलवार की सुबह परिजनों के साथ हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जमकर हंगामा किया। दीपक का शव मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर रखकर करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन किया और लापरवाही करने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। हंगामे की जानकारी मिलते ही गढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को समझाने में जुटी रही। पुलिस का कहना था कि मेडिकल कॉलेज की तरफ से इलाज में अगर लापरवाही बरती गई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा। हालांकि परिजनों का कहना था कि ये पीएम नहीं करवाना चाहते हैं। परिजनों का ये भी आरोप है कि बाउंसरों के द्वारा भी मारपीट की गई है। मंगलवार को चले हंगामे के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और जांच की बात कही है, जिसके बाद प्रदर्शन शांत हुआ। परिजन शव को लेकर ग्वारी घाट के लिए रवाना हुए। वहीं हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता दीपक केवट के बड़े भाई अमन केवट ने बताया कि सोमवार की सुबह से मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस के लिए उसे भटकाया जा रहा था। आखिरकार रात को पुरानी बिल्डिंग के वार्ड नंबर 15 में शिफ्ट करने के बाद जब डायलिसिस की तैयारी की जा रही थी, उस दौरान टेक्नीशियंस ने लापरवाही बरती और मरीज पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जिस व्यक्ति को दीपक का डायलिसिस करना था उससे मशीन चलाते नहीं बन रही थी। आधे घंटे बाद टेक्नीशियंस ने कहा कि किट में एयर आ गई हो, फिर मशीन को बंद करने के बाद मोबाइल में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए तो उन्होंने दीपक की हालत नाजुक बताया। आखिरकार मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना का कहना है कि घटना की जांच करवाई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मेडिकल अधीक्षक को 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कल सुबह से हमारे कार्यकर्ता अमन केवट का भाई दीपक केवट जो यहाँ पर बहुत समय से उसका डायलिसिस चल रहा था, कल वो सुबह से यहाँ पर उसको बुलाया डायलिसिस के लिए। सुबह से भटका रहे थे कि नई बिल्डिंग में होगा, पुरानी बिल्डिंग में। अंततः शाम को जब उसको टाइम दिया गया, उनके परिजन इतने समय से डायलिसिस देख रहे हैं। जो टेक्नीशियन था वो बिल्कुल स्किल नहीं था, उसको कुछ नहीं आ रहा था। उसने जैसे ही उस बंदे का डायलिसिस चालू किया, वो अपना फ़ोन खेलने में लग गया। जब परिजन बोल रहे हैं कि डायलिसिस की मशीन रुक रही है, कुछ हो रहा है, उन लोग हंस रहे हैं। और जो वहाँ पर लोग बैठे हैं वो मरीज के परिजन से अभद्रता कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये डायलिसिस नहीं हो रहा, हम इतने समय से देख रहे हैं, आपसे बनता नहीं है, पहले भी ऐसे ही है। तो जो खून था वो एयर बनने के कारण वो पूरा उसका खून जो है मशीन में ही रुक गया और उसने बीच में मशीन बंद कर दी। जब खबर पहुंची, हम लोग पहुंचे वहां पर, तो मशीन में देखा ब्लड था। उन्होंने पाइप निकाल दी, बोला अब इसका अगर खून कम हो गया है तो 6 घंटे बाद जांच होगी। परिजनों का ये कहना था कि तत्काल में जो टेक्नीशियन यहाँ पर बैठा है उसकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई है, आप उसका कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। साथ में यहाँ के पूरे बाउंसर वहाँ पहुँच गए, परिजनों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज और इस प्रकार की, जिस प्रकार से कि मरीज ना हो के वो आतंकवादी कोई गुंडे हैं। और आज जब सुबह रात को उसके इलाज के दौरान सुबह मृत्यु हो गई, आज फिर उनके साथ पूरे परिजनों के साथ यहाँ पर बाउंसरों ने, विकास नायडू करके एक वो है, उसने धक्का मुक्की करी, पूरे बाउंसर पहुंच गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज वो खत्म हो गए, उनकी माँ बेहोश होकर पड़ गई है। पूरी लापरवाही चल रही है यहाँ पर। यहाँ का बाउंसर है, पूरी गुंडागर्दी शुद्ध चल रही है। इलाज के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर लोग बेचारे रोज सुबह आते हैं, भटकते हैं, घर चले आते हैं और इसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं प्रशासन इस पे जागे, स्वास्थ्य विभाग जागे, लोगों की सहायता करे, ना कि उनको डराए धमकाएं और इस प्रकार मृत्यु हो जाए। क्या नाम था और कहाँ के रहने वाले? दीपक केवट था, जो अपना ग्वारीघाट में रहते थे। अमन केवट उसका भाई है, उसकी अभी मृत्यु हो गई है, जिनको अभी यहाँ पर रख के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या करते थे? ये बेचारे व्यवसाय करते थे, ठेला इनका ऐसा काम था, छोटे छोटे व्यवसायी थे। मैं नितिन सोनपाली, हिंदू सेवा परिषद नगर उपाध्यक्ष। क्या घटना हुई और क्या हादसा हुआ? मेरा भाई है दीपक केवट, जिसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। तो उसका डायलिसिस होना था, कल शाम को सुबह होना था, लेकिन मैंने न्यू बिल्डिंग में 5 से 6 बार गया, वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। उन लोग मेरे को बार बार भगा रहे थे चिल्ला के। फिर मैं वहाँ पर, उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, पुरानी बिल्डिंग में ही तुम्हारा डायलिसिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो जो डायलिसिस चालू कर रहा था, डायलिसिस चालू करते ही नहीं बन रहा था। और उन्होंने आधा घंटा पहले ही, जैसे डायलिसिस चालू किया, आधा घंटा हुआ, उसके बाद बोलते एयर आ गई, बंद कर दिया। और जो किट में खून रहा वो पूरा किट ही में रह गया, अंदर नहीं गया। उसने किट को फ्लैश कर दिया, खून को फ्लैश कर दिया। फिर उसका आधा घंटा बाद चालू किया उसको डायलिसिस, और ऐसे ही आधा घंटा पहले, अभी हो नहीं पाया था डायलिसिस पूरा, आधा घंटा पहले ही बंद कर दिया। और जितना खून किट में बचा था वो उसको भी बचा दिया, जिसके कारण उसको खून की कमी आ गई है। और रात में डॉक्टर लोग से बोल रहे थे हम कि आप गारंटी लीजिए इसकी 6 घंटे स्ट्रगल करवाएगा कि नहीं कर पाएगा। उन लोगों ने जो डायलिसिस कर रहा था उसका बयान नहीं लिया, मेरा बयान उल्टा ले रहे थे। और मेरे पापा के साथ बाउंसर लोग मेरे पापा को गर्दन दबा के, पूरे मेडिकल के पूरे बाउंसर आके मेरे पापा को धमकी दे रहे थे। और जितने भी बाउंसर हम लोग धमकी दे रहे थे, पूरी रात भर हम लोग सोए नहीं रहे, पूरी रात भर जाग रहे थे। और सुबह टाइम वेंटिलेटर में डाल दिए मेरे भाई को, धक्का मुक्की दे रहे थे बिल्कुल। अब
डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई हो, जो डायलिसिस कर रहा था उसके ऊपर डायलिसिस यूनिट में टेक्नीशियन है। हम ग्वारीघाट थाने से अमन केवट। सर एक युवक की मौजूदगी परिजनों ने काफ़ी देर तक हंगामा किया, क्या कुछ मामला था? 28 तारीख को दीपक केवट जो ग्वारीघाट का निवासी है, उसको उसके परिजनों ने यहाँ उपचार के लिए भर्ती कराया था। परिजनों के बताया अनुसार उसको किडनी इन्फेक्शन था और उपचार के दौरान कल रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा ये पहले आरोप लगाया गया था कि लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है, जिस संबंध में पीएम कराने के लिए परिजनों को लगातार बता रहे थे, पर उनका कहना ये है कि हम किसी प्रकार का कोई पीएम नहीं कराना चाहते और हम किसी प्रकार की जांच नहीं कराना चाहते। लगातार 1 घंटे से समझाइश पुलिस के द्वारा समझाया गया कि आप पीएम कराएं, पीएम जब कराएंगे तभी वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी कि किसी की लापरवाही है या नहीं। और फिर परिजनों के द्वारा उसमें लिख कर दिया गया कि हम पीएम नहीं कराना चाहते, हमारा लड़का चला गया है, आप हमें पीएम के लिए दवा न बनाएं। और उन्होंने पीएम कराने से मना कर दिया और बॉडी को परिजनों को सुपुर्द करके उनको रवाना किया गया। सर मेडिकल में जो परिजन पहुँचे तो परिजनों का एक आरोप रहा कि बाउंसरों की ज़्यादा मारा पीटी की। अब इस संबंध में यदि का जो आरोप नहीं है, लेकिन अगर अभी तक परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की इस संबंध में कोई शिकायत नहीं दी गई है, अगर कोई शिकायत देते हैं तो उसमें विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लगातार बाउंसरों की शिकायतें आती हैं, उसके बाद भी ये लगातार गुंडागर्दी को उतारने किस तरह की कार्रवाई होगी इनकी? अगर बाउंसरों के द्वारा इस घटनाक्रम की लगातार पुनरावृत्ति की जाती है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप दूसरी दिशा में ले जा रहे हो साहब, आप दूसरे तरीके से बोल के बुलवा के तेज ले जा रहे हो। उनकी जो इच्छा है वो सुनिए, उनके इमोशन से उनका मरा है, लापरवाही वो बोल रहे हैं। अब आपको पोस्टमार्टम कराना है, उनको नहीं कराना, उनकी इच्छा दबाव कर रहे हो। जबरदस्ती दबाव नहीं कर रहे, जबरदस्ती दबाव नहीं कर रहे, वो तो चल ही रहा है। 4 बार एक चीज को बोलने को जबरदस्ती कहा जाता है, उसको प्रेशर कहा जाता है। आप किसी के कंसेंट नहीं, मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो। फिर आप ये कोई नियम नहीं है, ना मर्डर हुआ है ना आत्महत्या हुई है। 4 लोग घेर के दबाव बना के बोल रहे, उनको अपना निर्णय लेने दीजिए, वो उनकी इच्छा है। काट पाट करना कोई मर्डर नहीं हुआ है, हम नहीं करवा रहे थे। आपका प्रशासन नहीं संभाल पा रहा होगा, आपके टेक्नीशियन ने लापरवाही की है। आप छोड़िए ना, आप घटना सामने आई है, डायलिसिस का एक मरीज खत्म हुआ है। डायलिसिस वाला मरीज था, मल्टी ऑर्गन फेलियर में था, बहुत क्रॉनिक रीनल डिसीज़ थी उसको, और उसको बहुत सीरियस पेशेंट था वो। हमने उसको पूरी बचाने की कोशिश करी और अनफॉर्चुनेटली वो हम उसको बचा नहीं पाए, लेकिन बीमार काफ़ी सीरियस था वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में था, बहुत सारे उसके ऑर्गन ये फेलियर थे उसके। तो हम कोशिश कर रहे हैं बचाने की, हम करते भी हैं, डॉक्टर हमारा करता भी है। ठीक है, एक लापरवाही का आरोप लगा है मेडिकल में। हाँ, आरोप लगाया उन्होंने लापरवाही का। इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के जो भी उसमें तथ्य होंगे और जो दोषी होगा उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। मारपीट का तो मुझे ध्यान, हो सकता है कुछ 2 दलों में कुछ हो गया होगा, मुझे इतना वो नहीं है, बट आप जहाँ तक जांच का सवाल है वो मैं करा दूंगा। लगातार बाउंसरों के नाम पे मारा पीटी नहीं, ऐसा नहीं, बाउंसरी के नहीं, ऐसा भी नहीं होता है कि बाउंसरी, क्योंकि अब आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो बाउंसर किसी को रोकेगा तो ऐसा थोड़ी हो कि उसको मार देने कि उसने मार दिया या पीट दिया, ऐसा भाई दोनों तरफ से होता है। बाउंसर काम रोकना है, हाथापाई तो हो भी सकती है ना। ग्वालियर में 9000 गायों को बहुत सुविधा के साथ रखा जा रहा है। इंदौर, भोपाल में अत्याधुनिक गौशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं 413 नगर निकायों में जल पहुंचाने का संकल्प लिया गया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहरों में 24 घंटे जल पहुंच रहा है। विदिशा में भी सिवेज परियोजना का भूमि पूजन हो रहा है। 249 करोड़ की लागत से 19 निकायों में सिवेज का लोकार्पण किया जा रहा है। स्वच्छ सुंदर भारत को बनाने में अपना योगदान दे। भोपाल के द्वार का नाम भगवान और इतिहासकारों के नाम पर रखा जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के सफाई पखवाड़ा अभियान के शानदार सोच के लिए बधाई देना चाहूँगा। हमारे परम पूज्य बापू महात्मा गांधी की जयंती, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर ये जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा चलाया गया, इसमें सभी प्रकार के आयोजनों के साथ सबसे प्रथम स्वच्छता अभियान का जो इसमें मूल भाव था, सफाई कर्मियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। और इस पखवाड़े में तो मध्य प्रदेश और गौरवान्वित हुआ है जब सफाई मित्रों को मध्य प्रदेश में उज्जैन के अंदर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सफाई स्वच्छता कर्मियों को मंच पर अभिनंदन किया गया था। आज भी यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रदेश भर के सभी स्वच्छता कर्मियों को न केवल प्रोत्साहन दिया गया, पुरस्कृत किया गया, बल्कि अनुकंपा नियुक्ति तक दी गई है।
मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे अभियान से जुड़कर जो मूल भावना है स्वच्छता को जीवन भर हम अपनाएं और सरकार सभी ऐसे कामों को लेके चलेगी जिसके माध्यम से समाज में सुशासन भी हो, स्वच्छता भी हो और इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे यहाँ जातिगत असमानता का जो व्यवहार है उसको भी रोका जा सके।